नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया अब आसान होने जा रही है और इससे जुड़ा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल इसी हफ्ते राज्यसभा में पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद बच्चों की देखभाल और बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया और आसान कर दी गई है। बता दें कि अब बच्चों को गोद लेने के मामलों में जिलों के कलेक्टर और डीएम की काफी अहम भूमिका बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2015 में प्रस्तावित इन बदलावों का भी लोकसभा में विपक्ष ने समर्थन किया था। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के पेगासस मामले पर हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ है। पहले गोद लेने के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और मुस्लिमों के लिए गार्डियंस ऑफ वार्ड एक्ट 1890 का चलन था। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि नए एक्ट ने पुराने कानूनों की जगह नहीं ली थी और इस एक्ट ने अनाथ छोड़े गए बच्चों और किसी महामारी का शिकार हुए बच्चों के गोद लेने की प्रोसेस को अब आसान कर दिया गया है। पहला बदलाव बच्चों को गोद लेने से जुड़ा है, जहां पर दूसरा बदलाव ऐसे अपराधों से जुड़ा है जिसमें आईपीसी के न्यूनतम सजा तय नहीं की गई है। दरअसल 2015 में पहली बार अपराधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध शामिल थे। लेकिन इस कानून में ऐसे मामलों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था जिसमें न्यूनतम सजा तय नहीं है। ऐसे में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के तहत यह बदलाव किया गया है और यह बदलाव ही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जो आपको बता दें कि 2020 में आई इस रिपोर्ट में देश भर के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस यानी सीसीआईज का ऑडिट किया गया था, जिसमें 2018 और 19 में हुई इस ऑडिट में 7000 से ज्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स का सर्वे किया गया। आपको बता दें अभी कुछ अहम बदलाव हैं जो इस जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट में किए गए हैं, जिसके तहत एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर ये संशोधन किए गए हैं। और इनके तहत रिपोर्ट में अब देश भर के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स का ऑडिट किया गया था, जिसके बाद यह अमेंडमेंट किया गया है। अब बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान कर दी गई है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि अब बच्चों की देखभाल और गोद लेने के मामलों में डीएम और एसडीएम की भूमिका काफी अहम कर दी गई है। इस एक्ट के आधार पर किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जघन्य अपराधों में जुवेनाइल पर वयस्कों जैसे केस लगाने का ही प्रावधान कर दिया गया है। अब अनाथ छोड़े गए बच्चे और महामारी से ग्रसित बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। बिल में बदलाव के बाद मामलों में अब तेजी से ये मामले निपटाए जा सकेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया। सभी जिलों के डीएम और कलेक्ट्रेट की जो शक्तियां हैं और जिम्मेदारी हैं उन्हें भी इस एक्ट के तहत अब बढ़ा दिया गया है। इसी के तहत आपको बता दें कि रिपोर्ट में देश भर के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स का ऑडिट किया गया था, जिसके आधार पर यह बदलाव किए गए हैं। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी को एक तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव सिंह राजभर ने स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए बेटे कमलकांत को उनके हवाले करने का भी ऐलान कर दिया है, जबकि बसपा पर निशाना साधते हुए उसे मिशन से भटकी हुई पार्टी बताया है। आजमगढ़ से दीदारगंज से विधायक सुखदेव राजभर ने सार्वजनिक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती को भी ये पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि काशीराम के साथ साथ दलित और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन बदली परिस्थितियों में बहुजन मूवमेंट और सामाजिक न्याय कमजोर पड़ गया है और 2 वर्ष से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से दलितों, पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई में योगदान नहीं दे पा रहे। उन्होंने ये भी लिखा कि ये तक कह डाला है कि यूपी का भविष्य अब अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में है। ऐसे में उनके हाथ में कमलाकांत को सौंपते हुए उम्मीद करते हुए उन्होंने लिखा कि दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक फायदों के लिए साजिश रचने और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ई रावण का नाम दे डाला है।
उन्होंने कहा कि इनसे निपटने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर ई रावण की भूमिका में आ गई है। वो रावण की तरह ही भेष बदलकर सोशल मीडिया पर अफवाह और झूठ फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने नेता छंद के रूप में एसपी समर्थक बनकर सोशल मीडिया पर आते हैं और एसपी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करते हैं। ऐसे में अखिलेश ने यह भी कहा कि मैंने अपनी पार्टी के कैडर से ऐसे लोगों से सावधान रहने और सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ भी साझा करने, जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में पार्टी कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। एसपी को निशाना बनाकर झूठी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाते हुए पार्टी ने पिछले हफ्ते कार्रवाई भी की थी। और राजस्थान के जयपुर में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मानहानि के बाद भी आजमगढ़ किले पर झंडारोपण कर दिया है। वो आजमगढ़ किले में पूजा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पहले ही वहां जाने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में आजमगढ़ किले पर झंडा फहराने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने पहले कथित तौर पर आजमगढ़ किले पर भगवा झंडा फाड़ दिया था, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज का झंडा आजमगढ़ किले पर फहराया। पुलिस किरोड़ी लाल मीणा को रोक पाती, इससे पहले ही उन्होंने मानहानि के बावजूद वहां झंडा फहरा दिया है। पुलिस ने इस घटना के बाद उन्हें हिरासत में लिया है, जबकि बीजेपी सांसद का यह दावा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर झंडा फहराने का एक वीडियो भी साझा किया और लिखा है कि मुझे आजमगढ़ फोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसी बीच अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से 2 रनवे पर और 2 ही ब्लास्ट हो गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि चीफ मसूद पश्तून ने ये जानकारी एक न्यूज एजेंसी से साझा करते हुए बताया कि एयरपोर्ट को ठीक करने का काम किया जा रहा है, जो कि रविवार शाम तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें शनिवार देर रात यह हादसा हुआ है और इस हमले में फिलहाल किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। हमले के बाद सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करगाह और कांधार को चारों तरफ से घेर रखा है। फिलहाल कांधार में उनकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि कांधार अफगानिस्तान का एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के हवाई अड्डे का उपयोग अफगानिस्तान की सेना को हथियार और रसद भेजने में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए तालिबान ने इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद को रोकने की कोशिश की है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में तालिबान ने इस इलाके में हमलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले करीब 1 साल से जारी भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच एक पॉजिटिव जानकारी सामने आई है। चीन और पूर्वी लद्दाख में 3 विवादित पॉइंट में से 2 से हटने को अब चीन तैयार हो गया है। शनिवार को भारत और चीन के सीनियर कमांडर्स के बीच 12वें दौर की बैठक की गई। इसमें भारतीय सेना के कमांडर्स ने 3 विवादित पॉइंट्स हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और डेप्सोंग में चीन की मौजूदगी पर सख्त आपत्ति जताई है। बताते चलें कि बातचीत के करीब 12 घंटे तक ये बातचीत चली है और इसमें चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग और गोग्रा पॉइंट से पीछे हटने पर सहमति जता दी है। हालांकि इन दोनों इलाकों को पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17 अल्फा के नाम से जाना जाता है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैठक में इन दोनों ही इलाकों से चीनी सेना को पीछे हटने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि डेप्सोंग के विवादित क्षेत्र पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बातचीत सुबह 10 बजे से चीन के मोल्दो इलाकों में बनी हुई चौकी पर शुरू की गई थी। ऐसे में बैठक में 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन और विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी शामिल रहे।
ऐसे में भारत की तरफ से एजेंडा साफ था कि चीन को आमने सामने की तैनाती वाले इलाकों में पीछे हटना होगा। और कोरोना की तीसरी आहट के बीच शनिवार को देश भर में कोरोना के 41,786 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते 542 मरीजों की जान चली गई, जबकि 39,304 लोगों ने संक्रमण को मात दे दी है। अब एक्टिव मामलों की संख्या 4,04,804 पहुंच गई है और इसके साथ ही देश में कोरोना की कुल 3.16 करोड़ मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 3.8 करोड़ लोग रिकवर भी कर चुके हैं, जबकि 4.24 लाख लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,831 नए मामले सामने आए, जबकि 39,258 कोविड मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस दौरान कोविड मरीजों के ठीक होने की तुलना में नए कोरोना मामलों की संख्या अधिक है। ऐसे में भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद अब राष्ट्रीय दर 97.36% रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को एक बार फिर देखकर केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। बता दें, दक्षिण राज्य केरल से पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की परेशानी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच महाराष्ट्र की ओर रुख करेंगे तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में मची तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार अब सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से उन सभी जिलों के सख्त प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश दिए हैं जहां पर कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा बनी हुई है।